Okay, good evening everybody. First of all, I'd like to wish you a happy International Yoga Day. और मैं डॉक्टर शिल्पा द्विवेदी आज आपके सामने आई हूँ थैंक्स टू आयुर्वेदा टाइम्स। उन्होंने मुझे इनवाइट किया टू डिस्कस माय पॉइंट्स फॉर मेंटल हेल्थ इन आयुर्वेदा। तो बेसिकली मैं एक आई एम MD and PhD in Ayurveda and I am a consultant and a counselor for psychosomatic disorders and mental problems. So today we have come here to discuss about how mental problems are treated through Ayurveda. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा बॉडी का, कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता बल्कि मानसिक स्वास्थ्य होता है। और अब तो WHO की जो हेल्थ की डेफिनेशन आ गई है उसमें सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ भी इंक्लूड कर दी गई है। तो स्वास्थ्य का मतलब होता है सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। तो जहाँ तक कि लोग सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ पर को शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, पर मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिजिकल, बिकॉज माइंड जो होता है वही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी की सारी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। इसलिए माइंड का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जैसे कि मैं ये कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जैसे हम लोग ये शरीर नहीं है सिर्फ, हम लोग आयुर्वेद में बोला गया है कि सूक्ष्म शरीर होता है और स्थूल शरीर होता है। और वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग 4 चीज़ों के कॉम्पोजिशन से बने हुए हैं। हम लोग सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम लोग बने हैं माइंड, बॉडी, साइकी एंड सोल के कॉम्बिनेशन से, जिसमें से बॉडी का पार्ट हो गया जो हमारा फिजिकल बॉडी है, जो विजिबल है, बोन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्किन है, सेंस ऑर्गन्स है, वॉट एवर दैट इज विजिबल इज बॉडी, फिजिकल बॉडी। आफ्टर दैट कम्स द माइंड। माइंड हमारा वो पोर्शन है, ब्रेन एनाटॉमिकल ब्रेन नहीं बल्कि माइंड जो कि हमें एनालिसिस करने के लिए, रीजनिंग करने के लिए पावर देता है, हमारी मेमोरी, हमारी इंटेलिजेंस इसके अधीन रहती है। दैट इज द माइंड, सेकेंड कॉम्पोनेंट। द थर्ड वन इज साइकी। साइकी इज योर इमोशनल बीइंग, जिसमें कि हम कैसे परसीव करते हैं चीज़ों को, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है, हमारा लाइफ के प्रति एटीट्यूड कैसा है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, ये सारा हमारे साइकी में आता है। एंड द फोर्थ पार्ट इज द सोल। सोल जो हमारी वाइटैलिटी है, हमारी जीव आत्मा है, जिसकी वजह से हमें अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, जिसके बिना की लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हम इन चारों कंपोनेंट से बने हुए हैं। इन चारों में से अगर किसी में भी डिसबैलेंस होगा तो हम बीमार पड़ेंगे, हमारी हेल्थ अफेक्टेड होगी। हर कंपोनेंट अपने अपने लेवल तक डील करता है, लेकिन जब एक लेवल के बाद जब वो दूसरे में इंटरफियर करने लगता है तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर हम बैठे हैं, नॉर्मल है, बिल्कुल फिजिकली हेल्दी हैं, लेकिन कोई एक फ़ोन कॉल आ गया अचानक से और हमें लगा कि मतलब कोई बैड न्यूज़ थी, कोई सैड न्यूज़ है, तो हम उसको उठा के तुरंत पैल्पिटेशन होने लग जाता है, हमारी भूख तुरंत ख़त्म हो जाएगी। अगर हम खाना खाने बैठे हों तुरंत फ़ोन कॉल आ जाए बुरी खबर के साथ तो हमारी भूख ख़त्म हो जाएगी तुरंत, हमें पैल्पिटेशंस होंगे, हो सकता है नौजिया आने लगे, मतलब कोई भी फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी एनालिसिस की पावर है, वो हमारी फिजियोलॉजी को तुरंत अफेक्ट करती है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि हम कैसे हैं। मेंटल हेल्थ को हम इसीलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि एक्चुअली देखिए बहुत लोग मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं आजकल और उनको मालूम भी नहीं रहता। दूसरे को मालूम रहता है कि आपके सामने जो इंसान है वो अजीब थोड़ा बिहेव कर रहा है, या उस इंसान को खुद ही कोई परेशानी सी फील होती है पर उसे समझ में नहीं आता कि ये परेशानी क्यों है। तो कभी कभी हम अगर ऐसे भी सोचें कि अगर हमें हो सकता है डिप्रेशन हो रहा हो, या हो सकता है एंजाइटी हो रही हो, या इस तरह की कोई तकलीफ हो रही हो, तो हमें तुरंत हेल्प की ज़रूरत है। देखिए आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे प्रकृति मानस प्रकृति होती है, जिसमें सत्व, रज और तम की हीन और अधिक होने से मानसिक प्रकृति बनती है। हमारी शारीरिक प्रकृति 7 प्रकार की होती है। जब हम पैदा होते हैं उसी टाइम पे हमारी शारीरिक प्रकृति निर्धारित रहती है और वो लाइफ लॉन्ग सेम रहती है।
लेकिन जो हमारी मानसिक प्रकृति है वो हम चेंज कर सकते हैं, वो लाइफ लॉन्ग सेम नहीं रहती। जब बच्चा पैदा होता है वो ऑलमोस्ट सात्विक प्रकृति का होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे परिवेश से, हमारे एनवायरनमेंट से, आसपास की हमारी एजुकेशन से, जिस माहौल में हम पले बड़े हैं उसके हिसाब से हमारी मानसिक प्रकृतियाँ चेंज होती रहती है, मतलब एकदम एक सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। तो मानसिक प्रकृति में बेसिकली सत्व, रज और तम आता है, जिसमें कि सत्व कांस्टेंट रहता है। रज और तम के बढ़ने और घटने से मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। जब रज बढ़ेगा तो जो भी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, फोबियाज हो गए, मेनिया हो गया, इस टाइप के डिसऑर्डर्स प्रेसिपिटेट करेंगे। और जब तम बढ़ेगा तो हमारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स प्रेसिपिटेट करेंगे, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, मूड स्विंग्स हो गए, ये इस तरह से सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होगी। तो ये तम के बढ़ने से होती है। सत्व का हीन होना जरूरी है। रज और तम में जब इम्बैलेंस होगा तो मेंटल डिसऑर्डर्स प्रेसिपिटेट करते हैं। देखिए, सत्व का जो बेसिकली रज का जो है वो वात पित्तज होता है रज, और जो तम होता है वो कफज होता है। तो जब रज बढ़ेगा, जब एंजाइटी डिसऑर्डर्स होंगे, वात पित्तज प्रॉब्लम आएगी, तो वो एक्टिविटीज़ भी बॉडी की इंक्रीज हो जाएंगी, जैसे कि पैल्पिटेशन होना, एंगर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इंसान इरिटेबल हो जाएगा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, ये सारा रज के बढ़ने से हो जाता है। और ऐसे जब तम बढ़ेगा, जो कि कफ से डिपेंडेंट है, तो हमारी चीज़ें डिप्रेस हो जाएंगी, यानी कि डिप्रेसिव एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, हमारा सारा कुछ लो हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगी, होपलेसनेस की फीलिंग हो जाएगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, आलस आ जाएगा, सोना जगना और खाने पीने का जो एपेटाइट है ये सब डिस्टर्ब हो जाएगी हर चीज़। तो ये इम्बैलेंस से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आयुर्वेद में देखिए, जो मेंटल में जो नॉर्मली हम देखते हैं, बेसिकली 3 तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होती है एंजाइटी प्रॉब्लम्स, जिसमें कि हमेशा हाइपर एक्टिविटी होती है, एक होती है डिप्रेसिव, और तीसरी होती है डेल्यूजनल। डेल्यूजनल में होता है भ्रमिक, जिसमें भ्रम होता है, ये स्किज़ोफ्रेनिया या उन्माद की कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली आयुर्वेद के अनुसार ये एक मनोरोग नहीं है, बल्कि ये एक मनोदैहिक रोग है, जिसमें कि शरीर के जो वात पित्त कफ हैं वो मन में आकर भ्रम पैदा करते हैं। तो वो हम एक अलग ही कैटेगरी है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ मनोरोग को डिस्कस करेंगे, जो कि आयुर्वेद के अनुसार है। आयुर्वेद में मनोरोग को कहा गया है जो इमोशंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए भय हो गया, विषाद हो गया, हर्ष हो गया, और दैन्य, मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो इमोशंस हैं ये मेंटल प्रॉब्लम्स है। देखिए, इमोशंस हर किसी को आते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं, चले जाते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, नॉर्मल खाना खाया, वो डाइजेस्ट हो गया, अगर थोड़ा सा खराब खाना है तो वो इनडाइजेशन होगा और वो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। लेकिन जब वही बार बार लेंगे, यानी कि जैसे हम फियर है, अगर हम फियर बार बार फीड करेंगे अपने दिमाग को, अगर हम जैसे सैड होने की चीज़ें या गिल्ट वाली फीलिंग या उस तरह की थॉट्स या उस तरह के परिवेश में बार बार रहेंगे, उसके अपने दिमाग को एक्सपोज करते रहेंगे, तो वो जो चीज़ें हैं वो एक्यूमुलेट होती जाएंगी। इमोशंस जब आए और वो निकल जाएं तो वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब इमोशंस आए वो एक्यूमुलेट होने लगे हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, और उसके बाद उसके निकलने का कोई एग्जिट ना हो, तो वो धीरे धीरे करके रोग बनाते हैं। वो शारीरिक रोग भी बना सकते हैं, वो मानसिक रोग भी बना सकते हैं, और इसी की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे रोग होते हैं। तो जब भी हमारे इमोशंस आए, कलेक्ट हो, उनको प्लीज इसको लेट गो करना चाहिए, इसको कलेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर हम ये करेंगे कि बात कि मेंटल प्रॉब्लम्स किसमें ज़्यादा होती है। देखिए, मनोरोग हर इंसान के लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हर किसी को ये बीमारियां नहीं होती। बीमारी उसी को होती है जिसका अल्प सत्व होता है, जो ओवर सेंसिटिव लोग हैं। कुछ लोग होते हैं कम सेंसिटिव होते हैं, उनकी थ्रेशोल्ड पावर ज़्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो जेनेटिक भी हो सकता है, वो फैमिली में भी होता है कि किसी की फैमिली में सेंसिटाइजेशन ज़्यादा होता है, किसी की फैमिली में कम होता है, या फिर बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो आपके साथ, या जब आपका यूट्रस में उस टाइम पे कोई घटना घटी हो जो कि आपके ऊपर असर की हो। तो अगर शुरू के जो 12 साल की एज तक में अगर कोई घटना घटी हो तो उसकी वजह से भी हमारा सत्वहीन हो सकता है, क्योंकि सत्व बनने का टाइम वही होता है।
तो अगर इस तरह की कोई घटना घटी हो, अल्प सत्व वाला इंसान हो, तो वो जल्दी अफेक्टेड होगा। और उसके अलावा ये व्याधियाँ ऐसे हो सकती है कि किसी के साथ कोई घटना हो जाए अचानक से, कि फैमिली में कुछ दुर्घटना हो गई, आसपास के वातावरण में कुछ अचानक से चेंज हो गया, जगह का चेंज हो गया, सोशल चेंज हो गया, फाइनेंशियल चेंज हो गया, इमोशनल रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, तो इनकी वजह से भी ये सब प्रेसिपिटेट कर सकता है। क्योंकि हम लोग अगर एक कोई घटना होती है तो हम लोग उस इमोशन में रह जाते हैं, उसको लेट गो नहीं करते, बार बार रिपीट होता रहता है। कुछ लोग रिपीट करते हैं, कुछ लोग सालों साल रिपीट करते रहते हैं वही इमोशंस अपने दिमाग में, और इससे डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कहीं ना कहीं। ट्रीटमेंट में देखिए, आयुर्वेद के अनुसार मॉडर्न के हिसाब से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, अच्छी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स और एंग्जाइलेटिक ड्रग्स हैं, लेकिन उनके कहते हैं बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उसमें लाइफस्टाइल हैम्पर होता है। तो आयुर्वेद में 3 तरह से चिकित्सा करते हैं हम लोग। पहली चिकित्सा हो गई देव व्यापाश्र चिकित्सा। देव व्यापाश्र चिकित्सा में क्या होता है कि दिस इज टोटली डिवाइन हीलिंग। डिवाइन हीलिंग यानी कि फेथ मेडिसिन। आपने बहुत लोगों से सुना होगा, देखिए हम लोग की टेंडेंसी होती है, हमारे कंट्री में भी टेंडेंसी है, अगर किसी को थोड़ी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिप्रेस है या उसको कुछ इश्यूज हैं, घर में तकलीफ है, क्लेश हो रहा है फैमिली में, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, तो वो काउंसलर या लाइफ कोच या थेरेपिस्ट के पास नहीं जाता, वो जाएगा किसी बाबा के पास या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा और उनको बताएगा कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर बाबा जी उनको कोई मंत्र देंगे जाप करने को, या कोई जेम स्टोन बताएंगे, या कोई कुछ भी रिचुअल बताएंगे करने को, तो वो फिर उसको करेगा, फिर फॉलो करेगा। ऐसे ज्योतिषी भी बताता है कि बेटा आप ये मंत्र जाप करो, ये ग्रह आपका खराब है, ये स्टोन पहन लो, ये कर लो, तो उसके बाद वो लेकर आ जाते हैं। और हमने ये बहुत सारे रिजल्ट्स देखे हैं, बहुत लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं कि ये सारी चीज़ें बड़ी फ़ायदा करती हैं उनको, कि भाई फलाने बाबा जी के पास चले गए, उन्होंने क्या बताया कि हम एकदम ठीक हो गए, या फलाने इनके पास चले गए, वो बिल्कुल सही रेमेडी करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फेथ मेडिसिन विच इज़ अंडर द देव व्यापाश्र चिकित्सा। इसमें मंत्र, माला, मणि, होम, ये सब चीज़ें फॉलो करके ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बिलीफ सिस्टम को कायम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, फोकस चेंज होता है। हमारा जो कंसंट्रेशन है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। जब आपको फलाने के मंत्र जाप दे देते हैं कुछ भी, तो आप उसमें कॉन्सेंट्रेट करते हो। उसमें कॉन्सेंट्रेट जब तक करोगे, ब्रेन में ये कैपेसिटी नहीं होती कि एक टाइम पे 2 चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर सके, तो वो उस पॉजिटिविटी पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। फॉर द टाइम बिंग आपका जो नेगेटिव इमोशन है उस पर से ध्यान हटा रहेगा। आपको ये फेथ रहेगा कि नहीं हमारा कुछ अच्छा होने वाला है, यानी कि होपफुल रहेंगे। तो होप, बिलीव और फेथ, इन तीनों की वजह से काफ़ी आराम मिलता है। कोई भी इमोशनल डिसऑर्डर्स हो, इन चीज़ों की तरफ से बहुत आराम मिलता है। तो दैट इज द देव व्यापाश्र चिकित्सा एस्पेक्ट। उसके बाद हमारा युक्ति व्यापाश्र चिकित्सा आता है। युक्ति व्यापाश्र में हम लोग शोधन और शमन के अनुसार, यानी कि जो बॉडी की क्लेंजिंग करके मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रैशनल ट्रीटमेंट, जिसमें कि पहले हम बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, माइंड को डिटॉक्स करेंगे, और फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स। व्हाट इज द सिम्टम्स, क्या है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम है। आयुर्वेद में बहुत अच्छी ड्रग्स हैं जो कि जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल कम हैं। हम लोग के यहाँ तगर, वचा, जटामानसी, ब्राह्मी और क्या बोलते हैं शिलाजीत, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि मेंटल अश्वगंधा हो गई, ये लोए हो गई, मुलेठी हो गई, ये सारी चीज़ें या इनके कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं और बहुत सारे एंजाइटी एंड डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। उनकी जो कन्वेंशनल मेडिसिन चल रही है सालों साल से, वो भी छूट जाती हैं। तो इसलिए देव व्यापाश्र के साथ साथ युक्ति व्यापाश्र चिकित्सा, जिसमें पहले की बॉडी की क्लेंजिंग करके उसके बाद मेडिसिन देकर रिलीफ पहुंचाया जाता है। इसके साथ हम शोधन में और भी जैसे पंचकर्म की कुछ टेक्निक्स है वो भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे शिरोधारा है, शिरोद्बस्ती है, मूर्धा तेल है, ये सब नस्य है, ये सब करने के साथ भी काफ़ी आराम मिलता है डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स में, या फिर कोई भी जो इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं लाइफ में। तीसरी और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, दैट इज सत्वावजह चिकित्सा, एंड विच मीन्स आहार, आचार और विहार, इनका बैलेंस करना।
अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना, साइकोथेरेपी कराना। लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए सबसे पहले आहार इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, आहार में हम खाना खाते हैं, हमें खाना अपनी डाइट जो है हमें हमारी प्रकृति के हिसाब से लेनी चाहिए। हम जिस जगह रह रहे हैं उस देश काल के अनुसार लेनी चाहिए, मौसम के अनुसार लेनी चाहिए। उसके अलावा फिजिकल डाइट के अलावा जो हमारे खाने आहार की डाइट है, उसके अलावा हमारे मेंटल डाइट पे भी हमें फोकस करना चाहिए। मेंटल डाइट में आता है कि हाउ वेयर वी आर एक्सपोजिंग आवर ब्रेन्स टू, ये हम अपना ब्रेन कहाँ एक्सपोज करें। हम दिन भर पैनिक भरी, फियर से भरी हुई न्यूज़ देख रहे हैं, हम क्राइम के सीरियल्स देख रहे हैं, हम हॉरर स्टोरीज देख रहे हैं। तो अगर हम अपने ब्रेन को ये थॉट्स फीड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा नहीं होगा। वो जाके ये जो उस समय पता नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा ना, रेगुलर एक्सपोजर से वो चीज़ें जाकर हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं या अनकॉन्शियस तक चली जाती हैं। और फिर जब समय आएगा थोड़ी देर बाद वो अपने हमारे बिहेवियर में आती हैं, हम उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और हमारे बिहेवियर के थ्रू वो हमारे नेचर में आ जाती हैं और हमें उस तरीके से अफेक्ट करती हैं, जो कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं। इसलिए डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल डाइट। सेकेंडली, विहार में जो हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो आता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो हम एक्सरसाइज करते हैं, डाइट टाइम से लेना, सोना टाइम से। देखिए, मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ सबको कि फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज करने से बहुत सारे अच्छे हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स पैदा होते हैं, एंडोर्फिन्स जैसे, जो कि हमें अच्छा फील कराते हैं, हमारा मूड एलिवेट करते हैं। दूसरी बात है, ब्रेन का जो है ऑक्सीजनेशन बढ़ता है, जिसमें कि सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, ब्रेन की जो वर्क कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ। रोज़ एटलीस्ट 40 से 45 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप योग कर सकते हैं, आप कोई आसन लगा सकते हैं, सूर्य नमस्कार कीजिए। उसके अलावा आप क्या बोलते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग, रेगुलर जो घर में एक्सरसाइज है, HT एक्सरसाइजेज है वो कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। ये सब बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ब्रेन का ऑक्सीजनेशन लेवल बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन ब्रेन को जो है वो पीसफुल करेगा, काम करेगा और एक ठहराव लाएगा। आपको हर चीज़ की जो रीजनिंग है, जो आप शायद नहीं कर पा रहे होते एंजाइटी में, हमारे कंट्रोल में होती हैं। और हेलो, सॉरी, देयर वाज सम नेटवर्क इश्यूज। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जिन्हें हम कर सकते हैं, हमारी जो हम कैसे अपना ये सब आचार विचार कैसा रखें, क्या डाइट लें, कैसी हैबिट्स डेवलप करें, ये सारी क्या गोल्स हैं हमारे लाइफ में, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। तो इनको हम एसेस करें कि क्या चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम किस तरह से अपना प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं, किस तरह से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हमें डील करने हैं, हमारे इमोशनल इश्यूज कैसे डील करने हैं, हमारे रिलेशनशिप इश्यूज कैसे डील करने हैं, हमारी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या प्रायोरिटी नहीं है, उसको एसेस करने के बाद हम एक प्लान ऑफ एक्शन अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करके उसको बना सकते हैं और उस पर एक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि आसपास का वातावरण है, या घर में कोई घटना हो जाए, या कोई बीमारी हो जाए किसी को आसपास, या हमारा फाइनेंशियल लॉस हो जाए जिसमें हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे उस मोमेंट पे कंट्रोल में नहीं रहती। तो हम अपना आपा खोने के बजाय दो चीज़ें कर सकते हैं। एक, पहला कि किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, वो आपकी हेल्प करेगा कि इसको कैसे डील करना है। जिन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, हमको उसको डील करना है, या तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से एक्सेप्ट करना है ये वो आपको गाइड करेंगे, और किस तरह से या तो उसको लेट गो करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करनी है, वो उसको
गाइड करेंगे। तो आप किसी से कंसल्ट करके ये डिसाइड करें कि आप जो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते उनको आप कैसे मैनेज करें अपनी लाइफ में, किस तरह से आप अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें और किस तरह से अपने आचार विचार को मॉडिफाई करके अपना मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं। क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म में चल के कोई ना कोई बीमारी आएगी और जब तक वो इमोशनल इश्यूज क्लियर नहीं होंगे वो बीमारियां भेस बदल बदल कर आएंगी। कभी कंधे में दर्द होगा, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी कहीं दर्द होगा। हर इस तरीके की बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिप्रेस्ड इमोशन होता है। जैसे कि हाउस वाइफ्स होती हैं, वो कभी अपने मन की बात नहीं बोल पाती, गुस्सा पी के रह जाती हैं। अगर पी लेती हैं तो वो जाके जमा होता रहता, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आर्थराइटिस होगी या कोई और बीमारी होगी। ऐसे ही हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, तो इसलिए जो इमोशंस होते हैं ना उनको उस वक्त ही उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। उनको अपने दिमाग से हटाना, हम रेगुलर वही विचार करते रहेंगे, वही चीज़ सोचते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि आप अपने इमोशंस को लाइटली मत लीजिए, उसको डील करिए प्रॉपरली, रिजॉल्व करके ख़त्म करिए और उसके बाद ही आप मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चंस हों तो पूछ सकते हैं। मुझे इसमें विजिबल नहीं है कुछ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।